Hello students, I am Subodh Kumar. I had already discussed so many power plant in previous lectures like steam power plant, gas power plant, diesel power plant. और आज मैं एक डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यू पावर प्लांट के बारे में जिसका नेम है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टीम पावर प्लांट तो वो एक थर्मल पावर प्लांट है, और अगर मैं बात करूँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो ये भी एक थर्मल पावर प्लांट है। बस मेन डिफरेंस इसमें ये होता है, हीट सोर्स जो होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है, स्टीम पावर प्लांट में भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी। अगर मैं स्टीम पावर प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पर जो था हीट सोर्स था क्या, बर्निंग ऑफ कोल हो रही थी, वहाँ पर कोल बर्न होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही थी, और उस हीट का यूज़ कर रहे थे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो स्टीम टरबाइन पे गिर रही थी, इससे टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर रही थी। देन वो जो कनेक्ट थी टरबाइन की शाफ्ट, वो जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट थी विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। देन वो जो जनरेटर था वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यहाँ पर जो होगा एज अ हीट सोर्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ किया जाएगा इसमें। ठीक है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूरेनियम का यूज़ किया जाएगा। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, उस रिएक्शन की वजह से क्या हो, हीट जनरेट होगी उसके अंदर। उस हीट का यूज़ करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उस स्टीम को स्ट्राइक कराएंगे टरबाइन ब्लेड्स पे, टरबाइन उससे रोटेट करेगी जो कि कनेक्ट रहेगी जनरेटर से, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर है जिसमें ये कूलिंग टावर्स हैं ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लगभग कंक्रीट का और मेटेलिक होता है थोड़ा सा। ये एक सील्ड टाइप का होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उससे उससे कुछ रेडिएशंस, कुछ गामा रेज वगैरह निकलने के चांस रहते हैं जिसके जो कि हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए और जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं उसके लिए, इसलिए इसे एक सील्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर की, तो जो हमारे पूरे इंडिया में अगर बात करूँ तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में, आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसमें 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इन वर्किंग में जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6780 मेगावाट। ओके, अगर मैं बात करूं इसमें इसके प्रिंसिपल की, न्यूक्लियर पावर के प्रिंसिपल के कि इसमें हीट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये न्यूक्लियस है यूरेनियम का। ठीक है, कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, तो एक ये न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, जिस पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई जा रही है इस पर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इससे आकर स्ट्राइक हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो एक न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। ठीक है, और इससे 3 न्यूट्रॉन भी निकल गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में क्या हुआ, हीट एनर्जी का जनरेशन हुआ। ठीक है अब ये जो 2 न्यूक्लियस इससे ब्रेक हुए हैं और इसके बाद जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये 3 अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे जाकर, फिर ये जो आइटम्स होंगे ये फिर से 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हीट का जनरेशन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, फिर ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे जाके। इस तरीके से क्या होता है, एक ये चेन रिएक्शन बन जाती है, और ये चेन रिएक्शन बनती जाती है और अनकंट्रोल्ड भी हो जाती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो। अगर इसको कंट्रोल वे में हम यूज़ करते हैं तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल वे में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करना होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होते हैं, लाइक अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 1945 में जब बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वहाँ पर यही प्रोसेस हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से वो चेन फॉर्म में बढ़ता चला गया था और उसमें लाखों लोग मरे थे। ठीक है, और उसके साइड इफ़ेक्ट अभी भी देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, एक जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग हुई, ठीक है, और इससे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं लगभग, और इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक ह्यूज अमाउंट में
हीट एनर्जी का जनरेशन हुआ है, ठीक है। और इसी हीट का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, इसी हीट का यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो अब आप ये देख सकते हैं एक जनरल लेआउट है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसमें आप देख सकते हैं ये कंटोनमेंट स्ट्रक्चर है जो कि कंक्रीट का रहता है। कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं लाइक स्टील एंड लेड, ठीक है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। इसमें ये कंट्रोल रॉड्स हैं जो कि ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं हम इसको, या फिर स्टीम जनरेटर है, ठीक है। ये आपकी टरबाइन है और ये कूलिंग टॉवर है, देन ये आपका कंडेंसर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक क्लियर इमेज में डिस्कस करना चाहूँ तो ये रही इसकी एक क्लियर इमेज, ठीक है, जनरल लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ये यूरेनियम की रॉड्स रहते हैं जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल रॉड्स रहते हैं जो कि कंट्रोल रॉड्स का क्या यूज़ रहता है, इसमें जो रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल करना। और अदरवाइज कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें वेपन थोड़ी ना यूज़ करना है यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इसलिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जब इन कंट्रोल रॉड्स को ऊपर ऊपर खींचा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, किस पर, जो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस हैं उस पर। देन क्या होता है, हीट का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसमें। अब यहाँ पर एक एज अ कूलेंट वाटर यूज़ किया जाता है, या फिर हम जैसे कि वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा किस टाइप का है, ठीक है। अगर वो वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो हम वहाँ पर वाटर का यूज़ करेंगे, गैस न्यूक्लियर रिएक्टर है तो गैस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ कूलेंट वर्क करता है ये। और यहाँ पर क्या होता है, वाटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये रिएक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है, और उस हीट की वजह से जो वाटर है यहाँ पर या फिर जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाती है। अब वो हाई टेम्परेचर की जो गैसेस होती हैं या फिर जो वाटर रहेगा वो फ्लो करेगा इस पाइपलाइन से, ओके, इस पाइपलाइन से फ्लो करेगा, जो कि जा रहा है हमारा स्टीम जनरेटर से पास होते हुए। अब इस स्टीम जनरेटर में क्या है, ये वाटर फिलअप है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये वाटर फिलअप है इसके अंदर, ठीक है। जब ये वाटर इसके कांटेक्ट में आता है, इस ट्यूब के कांटेक्ट जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, तो ऐसे डिफरेंट ट्यूब्स रहते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं। जब ये इसके कांटेक्ट में आता है वाटर तो वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो हॉट वाटर या फिर हॉट गैसेस थी वो कूल हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको फिर से पंप कर दिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम जनरेट हो गई है, ठीक है। अब ये स्टीम को हम स्टीम लाइन से ले जाते हैं और टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं। जब ये टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक होती है तो टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे टरबाइन की साफ्ट भी रोटेट करती है। और जब टरबाइन की साफ्ट रोटेट करती है जो कि कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग टू जनरेटर, ठीक है। अब ये जनरेटर का क्या वर्क रहता है, यहाँ पर क्या हुआ, टरबाइन पे क्या हुआ, टरबाइन पे जो था, जो न्यूक्लियर एनर्जी थी या फिर जो थर्मल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी। मींस टरबाइन को रोटेट करा रहा है, मींस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब ये जनरेटर क्या वर्क करेगा, उस जनरेटर का वर्क करेगा ये जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन की, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब टरबाइन की जब साफ्ट रोटेट करेगी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी किसी पावर ग्रिड वगैरह को, ठीक है। इसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई कर दी जाती है सिटीज़ में, विलेज में, जहाँ भी सप्लाई करनी होती है वहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो टरबाइन पे स्टीम गिरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कंडेंसर में ले जाएंगे। कंडेंसर का क्या वर्क रहता है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर स्टीम को कंडेंस करके उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वाटर में कन्वर्ट करके उसको फिर से पंप करके उसको स्टीम जनरेटर में फिर से भेज देता है, ठीक है। अब ये स्टीम कंडेंस क्यों हो रही है कंडेंसर के अंदर, किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक कूलिंग टॉवर का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो कूलिंग टॉवर होता है, यहाँ से कोल्ड वाटर आता है, इसके अंदर जाता है, ठीक है। इनके ट्यूब्स के अंदर कोल्ड वाटर जाता है, और जब ये ट्यूब्स बहुत ही चिल्ड रहती हैं, ठंडी रहती हैं, ठीक है। और जब ये स्टीम ट्यूब्स के कांटेक्ट में आती है तो स्टीम क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, अब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो था इसके अंदर वाटर वो हॉट फॉर्म में हो जाता है, फिर इसको हम इधर से पंप की हेल्प से भेज देते हैं कूलिंग टावर में, फिर ये नीचे गिरता है, ठीक है। यहाँ पे फ़ैन वगैरह भी लगे होते हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, फिर ये कूल हो जाता है, फिर इसको इसमें इस तरीके से पूरी कंप्लीट साइकिल में चलता रहता है। मैंने कंडेंसर एंड कूलिंग टावर का एक स्पेशल लेक्चर अलग से भी बनाया, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक आपको ये पावर प्लांट का लेआउट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल पार्ट्स की बात करूँ,
न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल पार्ट उसका होता है प्रोटेक्टिव शील्ड। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड ये आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट की होती है, लगभग कंक्रीट की होती है। कुछ इसमें एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक स्टील का यूज़ कर सकते हैं, लेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस शील्ड के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है हमारा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो गामा रेज या फिर थर्मल रेडिएशंस उसमें से एमिट होते हैं। ठीक है, उसमें से निकलते हैं। तो वो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वर्कर होते हैं, वो उनके कांटेक्ट में ना आए वो रेडिएशंस, या फिर एनवायरनमेंट में जा कर के मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजनेबल मटेरियल। ठीक है, तो फिजनेबल मटेरियल्स में क्या करते हैं, इसमें ये एक फ्यूल होता है। ठीक है, एक एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसको, लाइक स्टीम पावर प्लांट में हम कोल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो इसमें एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स का यूज़ क्या होता है, कंट्रोल रोड्स का यूज़ होता है जो वहाँ से न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, जब चेन रिएक्शन हो रही थी न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे। आपको दिखाता हूँ अभी, ये जो है, ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो कंट्रोल रॉड्स का वर्क क्या रहता है कि प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल कैसे होंगे, वो एक ऐसे एलिमेंट का यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड्स में जो कि ये इन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सके, सॉरी उसको कंट्रोल कर सके, उसको रोक सके, एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड रहती है। सपोज़ आपको एक एलिमेंट ही, एक न्यूट्रॉन ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, तो ये यहाँ पर उस कंट्रोल रॉड का यूज़ करेंगे और वो इन दो जो न्यूट्रॉन हैं उसको ऑब्जर्व कर लेगी, और फिर क्या होगा, सिर्फ एक जो न्यूट्रॉन होगा वो एक न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा और दो दो न्यूक्लियस बच जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें कंट्रोल वे में हमारा जो होगा हीट का जनरेशन होगा। ठीक है, और ये कंट्रोल रॉड्स हो गए। कंट्रोल रॉड्स में मोस्टली हम बोरोन का एंड कैडमियम के रॉड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मॉडरेटर हो गया। मॉडरेटर का क्या यूज़ होता है, मॉडरेटर का यूज़ होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको स्लो करना। ए सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन इज़ अ मॉडरेटर। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को, उनकी काइनेटिक एनर्जी को स्लो कर देता है। मीन्स यहाँ से ऐसे न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, जैसे कि कोई ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक करा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकले। ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉडरेटर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, मॉडरेटर से जब ये न्यूक्लियस हो करके जाता है तो क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़े स्लो हो जाती है। तो मॉडरेटर का, या फिर हम इसको हिंदी में मंदक बोलते हैं, इसका यूज़ ये रहता है कि इसकी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, स्पीड स्लो रहती है तो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहता है। ठीक है, और एज अ मॉडरेटर हम ग्रेफाइट का, हैवी वाटर का या बेरिलियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट का क्या वर्क रहता है, कूलेंट का वर्क रहता है हीट को लेना न्यूक्लियर रिएक्टर से और फिर उस हीट को एक्सचेंज कर देना किसमें, स्टीम जनरेटर में। मीन्स स्टीम जनरेटर में जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसी हीट की वजह से। तो एज अ कूलेंट हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो सकता है। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम अलॉय का यूज़ हो सकता है, और लिक्विड सोडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के, तो सबसे पहले एडवांटेज तो इसका ये हो जाएगा कि जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, गैस एंड कोल जो यूज़ कर रहे हैं हम पावर प्लांट्स में, उसके कंपेयर में। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो यूरेनियम होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी अगर हम उसको उसके रिएक्शंस होते हैं तो एक बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें वो हीट मिलती है। ठीक है, और उस हीट का यूज़ करके हम स्टीम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं कोल की स्टीम पावर प्लांट की बात करूँगा तो उसमें क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में हमें कोल को बर्न करना पड़ता है, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी लगती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल बर्न करना पड़ता है तब जाकर हीट ह्यूज अमाउंट में जनरेट होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी सी। और अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो इसमें क्या होता है, नो पॉल्यूटिंग गैसेस। मीन्स
पॉल्यूशन करने वाली गैसेस नहीं निकलती है इसमें। लाइक अगर जो कोल बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर ऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें जो पॉल्यूटिंग गैसेस हैं या फिर जो ऐसी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशंस नहीं होता है, ठीक है। अब इनका एमिशन नहीं होगा तो ये एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को भी थोड़ा सा रोकेगा, ठीक है। और ये जो पावर प्लांट होते हैं वो पावरफुल होते हैं और इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है इसकी, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। हमें उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट एडवांटेज है कि लो फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट लो रहती है, क्योंकि हम एज अ फ्यूल यूरेनियम की यूज़ करें, ठीक है, या फिर थोरियम की यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम बहुत ही लिटिल अमाउंट में अगर फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट में बिकॉज ऑफ चेन रिएक्शन हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत कम कम अमाउंट में भी अगर हम फ्यूल का यूज़ करते हैं तो हाई अमाउंट में हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और फिर वो स्टीम जनरेट करती है एक लार्ज अमाउंट में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्यूल की कॉस्ट होती है वो लो पड़ती है। भाई अगर हम कोल वगैरह का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें बर्न करना पड़ता है, तब जा करके हीट जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर स्टेशन हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम। इसका लाइफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है इन पावर स्टेशंस का, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है जो लो फ्यूल क्वालिटी रिड्यूस माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लो फ्यूल क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर अगर लो फ्यूल की क्वांटिटी हो रही है यूज़ तो वो उससे क्या होगा, जैसे कि हम यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरेनियम का यूज़ करके हम जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो माइनिंग वगैरह होती है, कोल की माइनिंग होती है, ठीक है, या फिर कोल को ट्रांसपोर्ट करने में जो हमारा कॉस्ट वगैरह का इन्वेस्टमेंट होता है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि इसमें जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम रहती है। अब जो रेडियो एक्टिव वेस्ट इससे निकल रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि अगर हम उसको कहीं ओपन एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर देंगे तो वो बहुत हार्मफुल रहेगा, क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलते हैं, गामा रेज निकलते हैं, जिससे बहुत हार्मफुल डिसीजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं उसके रेडिएशंस, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी अमेरिका के द्वारा, तो उसके उसके रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए पे भी इफेक्ट डाल देते हैं उसके जो रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। कैंसर लाइक बीमारी भी हो जाती हैं। तो ठीक है, इसका जो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको डिस्पोजल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोकल थर्मल पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट वाटर अफेक्ट मरीन लाइफ। जो वेस्ट वाटर होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर उसको सपोज हम किसी सी वगैरह में एग्जिट कर दिया तो उससे क्या होता है, मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, ठीक है। अब मरीन लाइफ अफेक्ट होगी मीन्स जो समुद्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, लाइक फिश वगैरह हो, ठीक है, स्टार फिश है, तो ठीक वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जब उस सी वगैरह में जाएगा तो उसके अंदर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल एक्सीडेंट कैन बी ट्रेजिक, मीन्स अगर यहाँ पे रिएक्शंस जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसको अगर कंट्रोल किसी वजह से नहीं हो पाए तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है, ठीक है, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो पब्लिक परसेप्शंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इज़ नेगेटिव। पब्लिक की परसेप्शन अकॉर्डिंग फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट नेगेटिव है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ पावर प्लांट एंड सेफ्टी आर वेरी हाई। जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उसको जो बिल्ड करने में जो कॉस्ट लगती है और जो सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह के लिए जो कॉस्ट लगती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है इस पावर प्लांट में, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव फ्यूल का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं, गामा रेज वगैरह निकलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में ये लगभग ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, आप देख सकते हैं ये इसमें तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसमें 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ये देख सकते हैं। एक ककरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये पावर स्टेशन जो है इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है। तो थैंक यू मेरा लेक्चर देखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।